अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है, कैसे हैं? माशाल्लाह से आज हम इंशाल्लाह न्यू चैप्टर की इब्तिदा कर रहे हैं और हमने आपको लास्ट जो चैप्टर पढ़ाया था बैंक रिकॉन्सिलिएशन, बहुत ही तरीके से माशाल्लाह उस पर काम किया गया। आपकी तरफ से कुछ क्यूरीज भी आई, उसको डिस्कस किया गया। लेकिन उम्मीद में ये रखूंगा स्टूडेंट आप 5 ईयर्स के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और अगर कहीं पे कोई मसला है, कोई ट्रांजेक्शन में है तो उसको पर्सनली आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो वहां पे जो भी प्रॉब्लम है, और एक बात ध्यान रखिएगा, आपने हर सवाल की एडजस्टिंग एंट्री जरूर पास करनी है, राइट स्टूडेंट। और अगर कोई एंट्री बनाते वक्त कोई अकाउंट आपको समझ में ना आ रहा तो यकीनन मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। क्लियर है? वो चैप्टर माशाल्लाह अच्छी तरीके से हो गया है। अगर आप लोग स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, आपके पास फिरोज कमर की किताब मौजूद है जो मैंने शुरू से आपसे मंगवाई थी, अगर मौजूद है तो मुझे बताएं व्हाट्सएप करके, तो फिर मैं आपको फिरोज कमर के क्वेश्चंस आपको एज अ असाइनमेंट नोट करवा दूंगा, व्हाट्सएप के ऊपर नोट करवा दूंगा कि यही क्वेश्चन आपने असाइनमेंट के तौर पे करवाना है और स्टूडेंट फिर वो आपने मुझे यहाँ पे फिजिकली देके भी जाना है, राइट, ताकि फिर मैं प्रॉपर चेक करके वापस करूँ। बहुत बेहतर काम हो जाएगा क्योंकि फिरोज कमर में भी कोई डिफरेंट क्वेश्चन मौजूद है, डिफरेंट लैंग्वेज यूज करता है वो, तो बेहतर है आपकी तैयारी इंशाल्लाह 100% हो जाएगी। 5 इयर्स 100% हो गया। और अब अगर बुक से भी आप कम से कम स्टूडेंट 8-10 क्वेश्चन में दे दूंगा, आराम से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते में आप मुझे सबमिट करवा दें, यकीनन आप देखिएगा आपके पास फिर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम या वीकनेस नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट ये आप पे बेस करता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताएं, मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूं क्वेश्चन, राइट, ओके। लेकिन उसमें फिरोज कमर की बुक का होना लाजमी है जो आपको पता है, राइट। एनीवे स्टूडेंट आज इंशाल्लाह अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं। आज जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं स्टूडेंट, उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल स्टूडेंट, राइट। ये हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। जी स्टूडेंट, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। स्टूडेंट याद होगा जो हम लोग लॉकडाउन से पहले जो हमारी क्लासेस चल रही थी, तो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, याद होगा, जिसका नाम था वैल्यूएशन ऑफ मर्चेंडाइज। याद है स्टूडेंट? वैल्यूएशन ऑफ मर्चेंडाइज के नाम से मैंने आपको डिस्कस किया था। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ये चैप्टर हमारा हो चुका है और अगर किसी को इसमें कुछ पूछना है तो बिल्कुल वेलकम, जो चाहे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो ये चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। वैल्यूएशन ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंटरी याद है, जब भी चैप्टर में पढ़ाता था तो उसके अंदर सबसे पहला मैं वर्ड डिस्कस करता था वैल्यूएशन का, कि ये वैल्यूएशन क्या है। तो याद होगा स्टूडेंट, आपको वैल्यूएशन का मतलब मैंने बताया था कि किसी भी चीज की एक खास टाइम पर उसकी वैल्यू असाइन करना, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, एक मौके पर, एक स्टेज पर, कि आज जो टाइम है इस वक्त हमारे इस अकाउंट की क्या वैल्यू होना चाहिए एग्जैक्टली, राइट। तो उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? वैल्यूएशन। एग्री? उसको हमने कहा था कि ये वैल्यूएशन का प्रोसेस है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई थी कि आप कई उसके ऊपर मेथड अप्लाई करते हैं, राइट। आप ये चाहते हैं एक अच्छी वैल्यू मालूम करने के लिए नॉर्मली होता ही है कि आप उसके डिफरेंट मेथड यूज करते हैं कि अगर आप मैं इस तरीके से इसकी वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी, अगर ये वाला मेथड यूज करूं तो क्या वैल्यू निकलेगी। यकीनन आपको याद होगा मर्चेंडाइज के सवाल में हमारे पास एंडिंग यूनिट जो बचते थे क्वांटिटी में, एंडिंग यूनिट जो भी बचते थे, लेट्स सपोज 1000 यूनिट क्वांटिटी में बचते थे, याद है ना स्टूडेंट? यूनिट हमारे एक ही होते थे क्वांटिटी में, लेकिन हम इसकी वैल्यूएशन करने के लिए अलग अलग मेथड अप्लाई करते थे। याद है स्टूडेंट? कैसे? हम बोलते थे यार इसको फीफो से भी वैल्यू निकाल लो, इसकी लीफो से भी वैल्यू निकाल लो, याद है ना स्टूडेंट? इसकी वेटेड एवरेज से भी वैल्यू निकाल लो, राइट। इस तरह से आपके कई मेथड थे, ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, सब याद आ गया ना? तो वहां पे यही सिलसिला था कि आप लोग क्वांटिटी एक ही होती थी बट आप उसकी वैल्यूएशन के लिए डिफरेंट मेथड लगाते थे, राइट। और जो सूट आपको करता था वही आप अडॉप्ट कर लिया करते थे। लेकिन सवाल करने के लिए एग्जाम के पॉइंट से हम तमाम मेथड एक सवाल में करते थे ताकि कंपैरिजन भी करके दिखाया जा सके कि अगर 1000 यूनिट की कॉस्ट मैंने फीफो से निकाली तो क्या निकली, लीफो से निकाली तो क्या निकली, एवरेज से निकाली क्या निकली, ग्रॉस प्रॉफिट से निकाली, राइट। तो यही जो हमारा डिफरेंट मेथड लगा के किसी चीज की एक वैल्यू
क्या करना, सेट करना, डिजाइन करना, तो उसी चीज के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वैल्यूएशन कहते हैं, राइट। याद आ गया ना वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में क्लियर हो गया। अब आवाज सुनिएगा, आज भी हम वैल्यूएशन का वर्ड यूज कर रहे हैं। उधर लिखा था वैल्यूएशन ऑफ मर्चेंडाइज, यानी कि मर्चेंडाइज की वैल्यूएशन करके देनी थी। कौन सी मर्चेंडाइज की, जो हमारे पास एंड ऑफ द पीरियड बची थी, यानी कि एंड ऑफ द पीरियड हमारा पीरियड मंथली भी हो सकता था, 6 मंथ का भी हो सकता था, और फाइनली ईयर का भी हमारा पीरियड हो सकता था। तो साल के आखिर में जो हमें मर्चेंडाइज बचती थी, या महीने के आखिर में हम क्या करते थे, उस मर्चेंडाइज की, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते थे, राइट। यानी कि स्टेज क्या था, एंड ऑफ द पीरियड। ओके, तो बच्चा अब ये सिलसिला है कि आप दोबारा अब फिर हम वैल्यूएशन का वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन आज वैल्यूएशन का वर्ड किसके साथ यूज कर रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल के साथ, राइट। तो इसका मतलब वो वैल्यूएशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वैल्यूएशन का मतलब तो अभी भी वही रहेगा कि किसी चीज की वैल्यू निकालना एक खास टाइम के ऊपर आकर, राइट, और एक डिफरेंट तरीकों या डिफरेंट मेथड लगा के आप भी जिसकी वैल्यू निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वैल्यूएशन करना, राइट स्टूडेंट। बात क्लियर है जी स्टूडेंट। तो वैल्यूएशन का मतलब तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे वैल्यूएशन का मतलब यही है कि एक वैल्यू निकालना और एक खास स्टेज पे। आज हम वैल्यू किसकी निकालना है स्टूडेंट, अकाउंट रिसीवेबल की। उस सवाल में वैल्यूएशन किसकी थी, हमारी मर्चेंडाइज की। तो देखिएगा अकाउंट रिसीवेबल क्या है, यकीनन अगर इंटर साइंस वाले आप लोग स्टूडेंट हैं तो यकीनन मैं आपको थोड़ा सा बिलीव करूंगा कि अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है। वैसे कॉमर्स वाले तो बहुत अच्छे जानते हैं। देखिए अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली ओपन करने का टाइम क्या होता है, या अकाउंट रिसीवेबल की रीजन क्या होती है कि हम कब क्या काम करते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट अकाउंटिंग में ओपन होता है। लेकिन जो कॉमर्स साइंस वाले बैठे हैं उनको भी आइडिया हो गया है कि हम जो काम भी करते हैं स्टूडेंट, जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं बिजनेस में, हर ट्रांजैक्शन के बाद यकीनन कोई ना कोई नए अकाउंट ओपन होते हैं, या जो पुराने होते हैं वो फिर रिफ्रेश हो जाते हैं, राइट। तो यकीनन जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे हमारे यहाँ कोई नया अकाउंट ओपन होता है। तो स्टूडेंट हम अकाउंट रिसीवेबल ओपन करने की रीजन क्या दिखाते हैं, इसकी वजह क्या होती है। अकाउंट रिसीवेबल ओपन करने की जो सबसे बड़ी रीजन है स्टूडेंट, हमारे यहाँ जब भी सेल हो, और वो कौन सी सेल हो, क्रेडिट सेल हो। जब भी हम अपने कस्टमर को क्रेडिट सेल करते हैं, राइट, याद रखिएगा जब भी हम कस्टमर को क्रेडिट पे, उधार पे करते हैं, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कि हमारे यहाँ नॉर्मली होता यह है, जिस बात ये कर रहे थे हम कि अकाउंट रिसीवेबल ओपन होने की जो सबसे बड़ी वजह होती है जब आप अपनी कंपनी या बिजनेस में क्रेडिट पे सेल करते हैं, राइट। क्रेडिट पे सेल करते हैं तो यकीनन हमेशा क्रेडिट पे सेल करने के बाद आप अपने कस्टमर का, क्योंकि आपको क्रेडिट सेल का मतलब तो आप समझते हैं स्टूडेंट कि आपका कस्टमर आपसे एक टाइम का प्रॉमिस करके जा रहा है कि आज मैं सेल कर रहा हूँ, चीजें लेके जा रहा हूँ, राइट, ओके, मैं चीजें खरीद के जा रहा हूँ, कस्टमर ये कहता है, और मैं इसकी पेमेंट आपको 30 दिन में, 25 दिन में, या 20 दिन में, या 40 दिन में, वट एवर जो आपकी पॉलिसी है, राइट, उस हिसाब से वो उधार ले जाता है। अभी कॉमन सेंस है स्टूडेंट कि अगर एक कस्टमर एक उधार लेके जा रहा है और आपकी दुकान पे उधार देना कोई मायूब नहीं समझा जाता, आप अपने कस्टमर्स को, अच्छे कस्टमर्स को, बड़े कस्टमर्स को आप उधार देते रहते हैं, तो यकीनन आपको उसका एक रिकॉर्ड भी तो रखना होगा ना, क्योंकि आपकी दुकान में एक महीने में 100 कस्टमर ऐसे हैं जो आपसे उधार ले जाते हैं और अपने टाइम पे पैसे दे जाते हैं नॉर्मली। तो स्टूडेंट आपको 100 लोगों का डेटा भी अलग अलग मेंटेन करना होगा, और फिर जब आप क्रेडिट सेल करते हैं स्टूडेंट, तो आप फौरन उसके अगेंस्ट में, क्रेडिट सेल करने के बाद फौरन आप उसके अगेंस्ट में एक अकाउंट रिसीवेबल ओपन करते हैं जिसका नाम होता है अकाउंट रिसीवेबल, राइट, ओके। अकाउंट से ओपन करते हैं और आगे स्टूडेंट हमेशा आप अपने कस्टमर का नाम लिखते हैं। लेट्स सपोज अली का नाम लिखा, राइट, आपके पास दूसरा कस्टमर शाम में आया, फिर आपने उसको उधार सेल करी और आपने फिर ओपन किया अकाउंट रिसीवेबल, राइट, उसका नाम था जाकिर, ओके। इस तरह से आप हर इंडिविजुअल कस्टमर, हर कस्टमर को जब उधार सेल करते हैं स्टूडेंट, तो आप हमेशा उसके नाम का बिल्कुल सेपरेट अकाउंट शीट ओपन करते हैं और बाकायदा उसके नाम को आगे लिखते हैं और साथ में उसका अमाउंट मेंशन करते हैं, राइट स्टूडेंट, ये अमाउंट मेंशन कर दिया। इस तरह से आपके पास किताबों में सैकड़ों अकाउंट रिसीवेबल के लेजर भी ओपन हो जाते हैं, यानी कि टी अकाउंट भी ओपन हो जाते हैं, और सबको आप अलग अलग मेंटेन करते हैं।
अच्छा जनाब, ये बात तो समझ में आ गई स्टूडेंट कि अकाउंट शीट ओपन करने की आपको रीजन समझ में आ गई। क्या रीजन है, साइंस वाले भी समझ जाएं कि क्या रीजन है। अकाउंट सिविल सिर्फ हमारी एक रीजन की वजह से ओपन किया जाता है, जब आप अपने शॉप में, अपने बिजनेस में अपनी अशिया को, अपनी गुड्स को, अपनी मर्चेंडाइज को, अपने कस्टमर को अगर क्रेडिट पे सेल करते हैं, राइट, अगर क्रेडिट पे सेल करते हैं तो फिर आप सेल करने के बाद अपने कस्टमर का जो अकाउंट ओपन करेंगे उसका नाम होता है अकाउंट रिसीवेबल, राइट। और तीनों बातें लिखेंगे अकाउंट के बाद, आगे उसके कस्टमर का नाम प्रॉपर लिखेंगे, राइट, और उसका अमाउंट। क्यों अमाउंट और नाम लिखा है, यकीनन स्टूडेंट जब ये पेमेंट करने आएगा तो हमें पता होगा कि अली से हमें यही पेमेंट लेना है, अली से ले लेंगे, राइट, हमें जाकिर से ये पेमेंट लेना है, जाकिर से ले लेंगे, राइट, कोई कंफ्यूजन ना हो। एक बात क्लियर हो गई अकाउंट ओपन करने की। अब आगे आइएगा कि अकाउंट रिसीवेबल क्यों, क्योंकि स्टूडेंट कुछ कहेंगे सर हमने तो एक अकाउंट ये भी तो सुना हुआ है, ये भी तो इसी चक्कर में होता है, नोट्स रिसीवेबल। सर नोट्स रिसीवेबल क्या चीज होते हैं, फिर नोट्स रिसीवेबल क्या चीज होते हैं सर, ये भी तो कुछ इसी तरह के होते हैं, इसमें भी तो रिसीव करना, ये भी तो लिखा है रिसीवेबल करना। रिसीवेबल यकीनन एक चीज वसूल करना इन फ्यूचर, बिल्कुल सही है, राइट, ये भी रिसीवेबल है, ये भी रिसीवेबल है, राइट। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, इसके साथ हम लगा रहे हैं अकाउंट और इसके साथ लगा रहे हैं नोट्स, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है स्टूडेंट, दोनों का काम एक ही है कि आपको फ्यूचर में रिसीविंग करनी है, पैसा रिसीव करना है अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से, राइट, कोई फर्क नहीं है, दोनों से पैसा लेना है, राइट स्टूडेंट। लेकिन जो मेजर फर्क क्या है, मेजर फर्क क्या है कि कब हम अकाउंट शीट ओपन करते हैं कस्टमर का और कब हम नोट्स रिसीवेबल ओपन करते हैं, मेजर डिफरेंस बताने जा रहा हूं मैं स्टूडेंट, राइट। तो सुन लिएगा, लिख लिएगा कि हम अकाउंट रिसीवेबल जो है स्टूडेंट, मैं मेंशन कर रहा हूं अकाउंट रिसीवेबल जो है हम क्रेडिट सेल करने के बाद, देखिए क्रेडिट सेल के बाद ही हम अकाउंट शीट भी ओपन करते हैं और नोट्स रिसीवेबल भी ओपन करते हैं, राइट, नोट्स भी ओपन कर सकते हैं, अकाउंट शीट भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों का मेजर फर्क क्या है कि किस वजह से हम अकाउंट शीट ओपन करते हैं और किस वजह से नोट्स रिसीवेबल ओपन करते हैं। तो दोनों का जो मेजर फर्क है वो किस चीज का है स्टूडेंट, जनाब मेजर फर्क है कि अकाउंट शीट कब ओपन करते हैं, क्रेडिट सेल करने के बाद। अगर मेरा कस्टमर मुझसे ओरल प्रॉमिस कर रहा है, राइट, ओरल यानी कि ज़बानी वादा कर रहा है स्टूडेंट, समझ जाए, यानी कि कस्टमर आया, उसने मुझसे माल खरीदा 5,000 का, 10,000 रुपए का, और जाते जाते मुझे हेलो करा और कहा कि मेरा नाम लिख लेना, 10,000 में इंशाल्लाह आपको 1 महीने के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद दे दूंगा। मैंने ओके ओके, राइट, मैंने टाटा बाबा है उसको भी कर दिया। अब मैंने पूछा, ना नाम पूछा ना कुछ पूछा, क्यों नहीं पूछा होगा स्टूडेंट, यकीनन इस वजह से नहीं पूछा होगा कि ये मेरा या तो बहुत पुराना कस्टमर होगा, इसका मैं घर भी जानता हूँगा, राइट, इसकी फैमिली को भी जानता हूँगा, और ये कभी प्रॉब्लम नहीं करता, 10 साल से 15 साल से मेरे साथ बिजनेस कर रहा है, उधार ले जाता है और अपने वक्त पे पेमेंट कर जाता है, राइट स्टूडेंट, राइट। मुझे कोई जरूरत नहीं है इससे पूछने के लिए, इसकी कोई गारंटी लेने के लिए, किसी और इसके अगेंस्ट मुझे कुछ इसका इंफॉर्मेशन लेने की, क्लियर। तो वो सिंपली मुझे क्या चाहता है कि मैं आपको इस टाइम पे पेमेंट कर जाऊंगा। तो ऐसे कस्टमर जो मेरे जानने वाले होते हैं, नॉन कस्टमर होते हैं, पुराने कस्टमर होते हैं, रिश्तेदार, मेरा रिलेटिव हो सकता है, मेरा फैमिली का हो सकता है, राइट, या मेरा पड़ोसी हो सकता है, ऐसा शख्स जो उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, उससे मैं यकीनन एक ओरल यानी कि ज़बानी वादे पर ही उसको उधार दे देता हूं। तो जब भी आप अकाउंट्स के अंदर किसी कस्टमर को क्रेडिट सेल करें और उस पर कौन सा प्रॉमिस करके जाए, वो कस्टमर ओरल प्रॉमिस करके जाए, तो हमेशा स्टूडेंट आप कौन सा अकाउंट बोलेंगे उस कस्टमर का, अकाउंट रिसीवेबल, क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट, शाबाश। अब आती है नोट्सेबल, बात वही है, क्रेडिट सेल कर रहा है, अभी भी हम सेल क्रेडिट पे कर रहे हैं, उधार बेच रहे हैं, बट हम डायरेक्ट कस्टमर को बाज़ावा नहीं जानते, या कोई और ऐसे प्रॉब्लम है या बहुत बड़ा अमाउंट है, तो हम हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तहत यानी कि प्रिकॉशंस ये लेते हैं कि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इस बंदे की हम गारंटी ले लें किसी के जरिए, सब कुछ करते हैं। तो उसके लिए हम उस कस्टमर से बोलते हैं आप उधार ले जाओ, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन एक वादा जो है अपना जो प्रॉमिस करके जाओ, वो किस शक्ल में करके जाओ स्टूडेंट, बहुत कॉमन है, वो हमसे करके जाता है रिटर्न प्रॉमिस।
सही स्टूडेंट, अगर मेरा कस्टमर मुझसे एक रिटर्न प्रॉमिस करके जाता है, लिखकर बाकायदा लेके जाता है कि आज मैं उधार लेके जा रहा हूं और इस तारीख को पेमेंट कर दूंगा और साथ में मेरा गवाह ये है, मेरा विटनेस ये है, राइट, मेरा गारंटियर ये है, ओके, और गारंटियर भी ये बात लिखवाता है कि अगर कल को ये पेमेंट ना कर पाए टाइम पे तो फिर मैं जवाब दूंगा, मैं पेमेंट करने के लिए आपके सामने होऊंगा। उसमें गारंटियर एक अच्छा नॉन आदमी भी हो सकता है, और राइट, गारंटियर हमारा बैंक भी हो सकता है, बैंक भी मुझे गारंटी दे सकता है अपने मेरे कस्टमर की कि अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक बोलता है मैं पेमेंट करूंगा, राइट। एनीवेज, कहना मकसद ये कि अगर क्रेडिट सेल करें आप और उसके बाद कस्टमर से आपका प्रॉमिस रिटर्न में होता है, वो कस्टमर रिटर्न में प्रॉमिस करता है, तो स्टूडेंट आप हमेशा कौन सा रिसीवेबल खोलेंगे? नोट्स रिसीवेबल खोलेंगे, यानी कि नोट पे आपको वो मिला है प्रॉमिस, राइट। समझ में आ गई? दोनों बात क्लियर हो गई है कि अकाउंट सील कब ओपन करते हैं और नोट सिविल कब ओपन करते हैं। क्लियर है? शाबाश, नोट डाउन कर लें। और लेकिन अब ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट कि हमारा जो वैल्यूएशन है, हमारी जो वैल्यूएशन है वो किसकी है? सिर्फ अकाउंट सील की, नोट सील की नहीं है। इसका मतलब है हम जो भी सवाल पूरा पढ़ेंगे वो बेसिकली टोटल हमारा अकाउंट सील बेस होगा। हम यहाँ नोट सील की बातें बहुत ही कम करेंगे, कभी कभी करेंगे, लेकिन हमारा पूरा सवाल जो बेस करेगा वो किस पे करेगा? अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर, राइट स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गई है कि हम अकाउंट सील कब ओपन करते हैं और नोट सील कब ओपन करते हैं। और साथ में आपको यकीनन आपको ये बात भी बता दी कि हमारा जो सवाल बेस कर रहा है, हमारा फोकस कर रहा है, सवाल किस पे कर रहा है, वो हमारा वैल्यूएशन किसकी करेंगे? अकाउंट सील की। तो अब हमारे सवाल में ओवरऑल आप देखेंगे अकाउंट सील के ऊपर बात की जाएगी, राइट। अच्छा स्टूडेंट, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट सील कह रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो सिंपल है। वैल्यूएशन का मतलब यह है, देखें मैं आपसे अगर ये कहूं कि भाई एक साल में जब मैं 31 दिसंबर को पहुंचा, या जो भी आपका साल का आखिरी दिन हो, स्टूडेंट, जो भी आपका साल का आखिरी दिन हो, सबसे पहला काम तो आपको ये होगा कि आपको देखना है कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर आपके टोटल जिनका अकाउंट्स ओपन है, नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, कितने ऐसे कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर हैं जिन्होंने आज 31 दिसंबर तक इनका अकाउंट ओपन है, राइट, जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं करी। अच्छा स्टूडेंट, चलें इस बात से पहले और भी ये थोड़ा सा तरीका सीखें कि देखें, अगर मैं आपसे कहूं तो पूरे साल भर हम क्या काम करते हैं। एक तरफ से हम क्या करते हैं? क्रेडिट सेल करते हैं स्टूडेंट, ये सबको हम लोग क्रेडिट सेल कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम? जिसको कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम अकाउंट सील ओपन कर रहे हैं किसका? ए का। हम अकाउंट सील ओपन कर रहे हैं किसका? बी का। हम अकाउंट सील ओपन कर रहे हैं किसका स्टूडेंट? सी का। और इस तरीके से हमारा अकाउंट सील हो रहा है डी का, और हमारे पास अकाउंट सील आखिर तक जा रहा है, उसके बाद जेड का, बाकी सबका ओपन हो रहा है, राइट स्टूडेंट। अच्छा, जिसका ओपन हो रहा है हम उसका क्या कर रहे हैं? अकाउंट सील ओपन कर रहे हैं अपनी किताबों में, लाइक इसका 5000 रुपए है, इसके 7000 रुपए का उधार है, इसका 11000 रुपए का उधार है, इसका 4000 रुपए का उधार है, राइट, और इसका 15000 रुपए का उधार है। स्टूडेंट, सबके मैंने अकाउंट सील ओपन कर लिए, जिस वक्त जो आया, और यकीनन जब उधार करके गया होगा तो यकीनन मुझे उसने एक टाइम पीरियड दिया होगा, राइट, या मैंने उसको टाइम पीरियड दिया होगा। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। बाज़ दफा कुछ कंपनीज अपना टाइम पीरियड बनाती है उधार के बाद कि आपने इस टाइम पे पेमेंट करनी ही करनी है, तो ये हमारा फिक्स होता है, वो सबके लिए एक यूनिफॉर्म होता है, कॉमन होता है, सेम होता है, उसमें कस्टमर अपनी नहीं चला सकता, राइट। तो जो कंपनी ने कह दिया कि हम 30 दिन का उधार देते हैं तो हर एक को 30 दिन का दिया जाएगा, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि कंपनी अपने कस्टमर को देख के अपना टाइम पीरियड वेरी करती रहती है, चेंज कर देती है, कम और ज्यादा कर देती है। यानी कि कोई अच्छा कस्टमर है, पुराना है, अगर उसने 40 दिन मांगे तो हम 40 दिन का उधार दे देते हैं, राइट। किसी ने 25 दिन का मांगा, 25 दिन दे देते हैं, राइट, और किसी ने 30 दिन का। डिपेंड करता है हमारे कस्टमर की वेरिएशन पे। अगर कस्टमर डिफरेंट होता है तो हम उसका टाइम पीरियड भी डिफरेंट रख देते हैं। और तीसरी क्या होती है बात, कंपनीज में उधार देने का टाइम पीरियड हम कस्टमर पे छोड़ते हैं, राइट, कि आप कितने अर्से में दोगे, राइट।
वो बोलता है सर मैं 30 दिन में दे दूंगा, सही है 30 दिन में दे देना। कोई बोलता है सर मैं 35 दिन में दूंगा, सही है। सर मैं 25 दिन में दूंगा, सही है, शो के। तो ये आपकी कंपनी की अपनी जाती पॉलिसी है कि आप एक फिक्स टाइम पीरियड बना लें, या आप अपनी मर्जी से कस्टमर को देख के टाइम पीरियड चेंज कर लें, या फिर आप अपने कस्टमर के ऊपर छोड़ दें कि जब वो टाइम का कह के जाए आपको पेमेंट लेनी है। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट? शाबाश। 12। लेकिन अभी आप सपोज कर लें, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज की अपनी पॉलिसी होती है, वो 30 दिन का उधार देती है। स्टूडेंट मैंने तमाम कस्टमर का ए से लेके जेड तक तमाम कस्टमर का उधार दिया, इन सब के अकाउंट शीट का अमाउंट के साथ लिखा, लेकिन जब टाइम आया तो लेकिन इनसे मैंने पैसे रिसीव किए और इनके अकाउंट शीट को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। राइट, मैंने बी का अकाउंट शीट वसूल किया और क्लोज कर दिया। तो स्टूडेंट जब मेरे पास कस्टमर उधार सेल करने आता है तो मैं उसका अकाउंट शीट क्या करता हूं, बेसिकली यहाँ पे क्या किया हुआ, यहाँ ओपन हो रहे हैं, ये सब अकाउंट शीट ओपन हो रहे हैं, और यहाँ पे सब अकाउंट शीट क्या हो रही है स्टूडेंट, क्लोज हो रहे हैं। राइट, ओके, क्लियर। लेकिन क्या मेरे पास ये कस्टमर आज उधार लेके गया था 5000, अकाउंट शीट ओपन किया, उसने 1 महीने का टाइम दिया और 1 महीने के बाद उसने पैसे रिसीव किए मैंने, और उसका मैंने अकाउंट शीट क्लोज कर दिया, तो क्या ये कस्टमर दोबारा नहीं आ सकता मेरे पास? बिल्कुल आ सकता है। हो सकता है फिर दोबारा यही कस्टमर मेरे पास आया, राइट स्टूडेंट, अकाउंट शीट कौन आया, ये दोबारा आया और फिर 4000 रुपए का उधार ले गया, राइट, फिर एक टाइम पीरियड मैंने इसको दे दिया। तो मेरे पास पूरे साल भर क्या होता रहता है, कस्टमर आते हैं उधार सेल करते हैं, राइट, इनके अकाउंट शीट ओपन होते हैं, कुछ कस्टमर अपने टाइम पे आगे पूरी पेमेंट कर जाते हैं तो पूरा अकाउंट शीट क्लोज कर देते हैं, कुछ कस्टमर आगे 50% देते हैं तो 50% का अकाउंट शीट क्लोज कर देते हैं, 50% का अकाउंट शीट ओपन रहता है। और अगर वो कस्टमर, लेट्स सपोज अगर एक कस्टमर है, जैसे आप सपोज करें एक कस्टमर है, इसको मैंने 5000 रुपए का उधार दिया, तो मैंने अकाउंट शीट कितने का ओपन किया स्टूडेंट, 5000 का कर लिया। इसने आके मुझे पेमेंट कर दी, कैश पेमेंट हो गई, कैश रिसीव कर लिया मैंने इससे, राइट, इसने मैंने कैश, लेकिन इसने कैश रिसीव कितना किया मैंने, इसने मुझे 3000 रुपए दिए, तो मैंने 3000 रिसीव करके बताया कि अभी भी आपका अकाउंट शीट मेरे पास कितने का है, 2000 रुपए का है, राइट, अकाउंट शीट 2000 रुपए का है। और फिर ये दोबारा आया और क्रेडिट सेल करके चला गया, यानी क्रेडिट पे परचेजिंग कर दिया मैंने इसको, फिर दोबारा क्रेडिट पे सेल कर दी, कितनी कर दी स्टूडेंट, 4000 की फिर कर दिया। तो अब क्या दूंगा, 4000 का मैं नया अकाउंट ओपन नहीं करूंगा स्टूडेंट, मेरे पास एक कस्टमर का एक ही अकाउंट चल रहा था, पहले 5000 रुपए का ओपन किया था, 3000 देने के बाद मैंने क्लोज कर दिया, बाकी 2000 रुपए का अकाउंट शीट बचा, और 2 में फिर वो उधार ले गया 4000 का, तो मैं उसी 2000 के अकाउंट शीट में ये ऐड कर दूंगा और अब कहूंगा कि अब मेरे पास एक कस्टमर का अकाउंट शीट कितना है, 6000, राइट। तो स्टूडेंट पूरा साल भर यही हमारी साइकिल चलती रहती है, कस्टमर आते हैं उधार लेते हैं, राइट, हम उसका अकाउंट शीट ओपन करते हैं, अपने वक्त पे आगे पेमेंट कर जाते हैं, अगर 100% पेमेंट कर जाते हैं तो 100% अकाउंट शीट क्लोज, और जितना परसेंट कम देके जाते हैं उतना कस्टमर का अकाउंट शीट क्लोज कर देते हैं और बाकी ओपन रहता है। और अगर दोबारा आता है कस्टमर तो हम उसी के पिछले वाले अकाउंट शीट जो भी ओपन होता है उसमें ऐड कर देते हैं। तो इस सिलसिला पूरे साल भर चलता रहता है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गई बात, राइट। तो मैं यहाँ पे यही बता रहा था कि कस्टमर आते हैं, उनके अकाउंट शीट ओपन होते हैं, पेमेंट कर जाते हैं, क्लोज कर देते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज करते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज करते हैं, फिर आता है, फिर ओपन होते हैं, फिर क्लोज करते हैं, फिर आता है, फिर ओपन करते हैं, फिर क्लोज करते हैं। साल भर हमारे कस्टमर के साथ ये सिलसिला चलता रहता है, राइट। बिल्कुल हम नॉर्मली काम करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साल भर हमारा यकीन रहता है। लेकिन जब हम साल के आखिरी दिन पहुंचते हैं 31 दिसंबर को, तो अब हमें अपने वैल्यूएशन का प्रोसेस करना लाजमी होता है। अब वैल्यूएशन क्या है, अगर आप बात करें तो आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी दिक्कत है, कौन सी मुश्किल है, कौन सी मुश्किल है वैल्यूएशन करना, क्या मुश्किल है? अच्छा भैया देख लेते हैं। सर आप एक काम करें ना, जी बोले, जो आप बोलेंगे वही करूंगा भैया। सर सबसे पहले तो आप मालूम कर लें कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर है। हाँ मैंने बोला चलो कर लिए, मेरे 40 कस्टमर ऐसे हैं जो अभी तक 31 दिसंबर तक जिन्होंने अभी तक अपनी पेमेंट नहीं दी। सही है, मान लिया 40 कस्टमर, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही। सर आपने हर एक का अकाउंट शीट अलग अलग खोला होगा, बिल्कुल खोला होगा। मैंने अकाउंट रिसीवेबल नंबर 1 से लेके अकाउंट रिसीवेबल नंबर 40 तक हर कस्टमर का अलग अलग अमाउंट निकाल दिया। सही है स्टूडेंट। नंबर 1 के मेरे पास थे 7000 रुपए रिसीव करने थे, अमाउंट रिसीव करना था, सेकंड का इतना, थर्ड का इतना, राइट, फोर्थ का इतना,
इस तरह करते करते 40 का अकाउंट रिसीवेबल जो है वो मुझे रिसीव करना था 12,000। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ कस्टमर निकाले, कितने निकले? 40 ऐसे कस्टमर हैं आज 31 दिसंबर को जिनकी अभी तक पेमेंट नहीं आई है, जिनका अकाउंट शेयर मेरे पास अभी भी ओपन है। पहला काम तो क्या, फिर मैंने हर कस्टमर का अलग अलग अमाउंट चेक किया। तो ए से मुझे यानी कि 1 से लेना 7,000, सेकंड से मुझे इतने, थर्ड से इतने, फोर्थ से इतने और 40 में से इतना लेना था। जब मैंने 40 कस्टमर के अमाउंट को ऐड किया तो पता चला 2,40,000 रुपए टोटल मेरे अकाउंट रिसीवेबल अभी भी मौजूद हैं। कितने नंबर ऑफ कस्टमर के? 40 ऐसे कस्टमर हैं जिनसे मुझे आज 31 दिसंबर तक कितना पैसा वसूल करना है? 2,40,000। तो स्टूडेंट सवाल यही करते हैं और आप भी कहोगे सर हो तो की वैल्यूएशन पता चल गया आपको कि 40 कस्टमर थे, उनसे कितने पैसे रिसीव करने हैं? 2,40,000। और क्या कैलकुलेशन है इसकी? स्टूडेंट मैंने तो कर दिया सवाल, वैल्यूएशन कर दी कि यार मेरे 40 कस्टमर का अकाउंट शेयर निकलता है। मैंने 40 कस्टमर के अकाउंट शेयर को प्रेस करके बता दिया कि टोटल 40 लोगों से मुझे कितना अकाउंट शेयर रिसीव करना है? 2,40,000। तो स्टूडेंट वैल्यूएशन तो खत्म हो गई, बात हो गई ना? सर यही तो मालूम करना होता है कि कितना वैल्यू हमारी उस चीज की है, यही तो हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं भी ये कह रहा हूँ कि हमें अकाउंट शेयर की वैल्यूएशन करनी थी। यहाँ आपकी बात भी सही है कि सर हो गई है, मैं भी कह रहा हूँ सही हो गई है। लेकिन स्टूडेंट आप गौर से बात सुनिएगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा। जी स्टूडेंट आपकी बात बिल्कुल मैं बजा मानता हूं कि सर 2,40,000 वैल्यूएशन कर दी है। आप बोलो सर इसके बाद आगे क्या करना है? सुनिएगा स्टूडेंट, आप मुझे क्या गारंटी देंगे? आप मुझे इस बात की गारंटी देंगे स्टूडेंट कि यकीनन ये 31 दिसंबर के दिन मैंने कैलकुलेशन करी कि 40 कस्टमर और 40 लोगों का अमाउंट बनता है 2,40,000, सही है। लेकिन क्या स्टूडेंट मुझे आप इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि जब मैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, ये मैं बात करता हूँ 31 दिसंबर 2015 की बात कर रहा हूँ। इस दिन मैंने कैलकुलेशन करी कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितने? 40 लोगों से मुझे 240 लेना है। अब मुझे बताएं स्टूडेंट मुझे इनकी कलेक्शन ऑफ कोर्स कौन से ईयर में रिसीव होगी? ये तो कंफर्म है ना, अभी तक तो नहीं मिले ना। तो इसका मतलब है ये मुझे 2016 में अमाउंट रिसीव होगा। जो रिसीव होगा क्या है इन लोगों से, कब होगा स्टूडेंट? 2016 में मिलना शुरू होगा। वो अलग बात है, कोई मुझे जनवरी की 10 तारीख को आगे पेमेंट कर जाएगा, कोई जनवरी की 25 तारीख को पेमेंट कर जाएगा, कोई फेब में आगे पेमेंट करेगा, हो सकता है कोई मार्च में कर जाए पेमेंट। एज पर टाइम पीरियड जो हमने उनको टाइम पीरियड दिया वो अपने टाइम पे आगे कर जाए, राइट? बिल्कुल ऑफ कोर्स। लेकिन मुझे एक बात की आप गारंटी दे दो स्टूडेंट, क्या अगले साल मुझे पूरे के पूरे 2,40,000 रुपए 100% मिल जाएंगे? बोलो 100%। अगर आप मुझे गारंटी दे दो तो मैं यहाँ पे सवाल खत्म कर दूं कि सही है बस आपका। अगर आप मुझे गारंटी दे दो कि सर बिल्कुल मैं दिलाऊंगा 2,40,000 रुपए, मैं पूरे आपको कलेक्ट करके दिखाऊंगा, अगर आप ये कह दो तो मेरी बात खत्म हो जाती है, मैं आगे पढ़ाता ही नहीं। यकीनन आप कभी भी ये बात नहीं करोगे कि सर मैं आपको गारंटी दूंगा, राइट? आपको मैं मतलब ये कहना, मतलब स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हुए हो, आप मेरे रिकवरी ऑफिसर हो, राइट? मेरा बिजनेस है, मैं ऑनर हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या मुझे आप अगले साल पूरे पैसे लाके दोगे? यकीनन आप रिकवरी ऑफिसर हो, आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि सर मैं पूरे लाके दे सकूंगा, नामुमकिन सी बात है। तो स्टूडेंट सुन लीजिएगा, ये कहते हैं शुरू से जब बिजनेस हो रहा है, सालों सदियों से हो रहा है, सदियों से हो रहा है, उस वक्त से लेके आज और आज के बाद ता क़यामत ये हमेशा होता रहेगा कि जो आपके कस्टमर होते हैं, राइट, जो आपके एंड ऑफ द ईयर कस्टमर बचते हैं, इनका बैलेंस होता है, जब आप अगले साल उनकी कलेक्शन करने जाते हैं, उनसे रिकवरी करने जाते हैं, अपना पैसा रिसीव करने, तो स्टूडेंट हमेशा होता रहा है, होता है और होता भी रहेगा। याद रखिएगा ये काम होता भी रहेगा कि अगले साल आपको कभी भी 100% कलेक्शन नहीं मिलती। आपको अगले साल इसकी कितनी कलेक्शन हुई? आपको हुई 2,25,000 रुपए हो गई। तो यकीनन क्या हुआ कि आपकी जब 2,25,000 मिले तो आपका कितना अमाउंट नहीं मिला? 15,000 रुपए आपका डूब गया। तो ये स्टूडेंट अच्छा शुरू में बताऊं, थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं आप लोगों को कि शुरू में यकीनन जब हम शुरू की बहुत अर्ली बातें कर रहा हूँ, बहुत अर्ली जब बिजनेस स्टार्ट हुए थे, मैं
लेकिन जब अकाउंटिंग की इब्तिदा हुई थी, अकाउंटिंग को एक प्रॉपर शक्ल देने लगे थे, उस वक्त लेकिन एक प्रॉब्लम ये आई कि हम क्या करते थे कि हमने एंड में मालूम किया कि 2,40,000 रुपये हमें मिलने हैं, राइट। किस शक्ल में मिलेंगे स्टूडेंट? यकीन हमें 2,40,000 रुपये कैश की शक्ल में मिलने हैं, मानेंगे ना? शाबाश। लेकिन अब हमने देखें अकाउंट्स का बिजनेस में होता क्या है, जो पैसा हमें 100% आना है तो हम उस पैसे का क्या कर लेते हैं, बजट बना लेते हैं। हम उसका एक बजट बना लेते हैं कि यार हमें अगले साल 1-1.5 महीने में फरवरी तक 2,40,000 रुपये मिल जाएंगे, तो यकीन हम इस 2,40,000 को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे उसका बजट बना लिया। बजट क्या बना लिया? हमने कहा कि यार 15-25,000 रुपये जो है हम बजट ही बना रहे हैं, हम 2,40,000 जब रिसीव हो जाएंगे तो उसमें 25,000 रुपये जो है उसका हम एडवांस में रेंट दे देंगे, एडवांस रेंट दे देंगे 2-3 महीने का अपनी शॉप का, राइट। हमने दूसरा बजट बनाया कि हम 40,000 रुपये जो है क्या करेंगे, अपने लाइब्रेरीज की पेमेंट कर देंगे, जो हमारे ऊपर भी लाइब्रेरीज है हम अपनी लाइब्रेरीज को चुका देंगे, राइट स्टूडेंट, राइट। और हमने कहा कि चले 50,000 रुपये जो है इसमें से हम जो है वो क्या कर देंगे, हम री इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ओके। हम यहाँ पे दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे या काम करेंगे जो भी है। हमने इसमें कहा कि 40,000 रुपये जो है हम इसमें से क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसका एक नया लाइक हमारा मूड ये है कि दुकान में एक एसी लगाएंगे। इस तरह से हमने जो लास्ट ईयर की जो कलेक्शन आनी 240 हमने उसका बाकायदा बजट बना दिया। ये स्टूडेंट पूरा एक बजट बना दिया कि हमें ये करना है। पूरे 2,40,000 रुपए का बजट बना के हम बैठ गए कि ये काम होगा। लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट, जब हम अगले साल इसकी कलेक्शन करने गए तो हमें टोटल अमाउंट कितना मिला, 225 मिला, 225 मिला स्टूडेंट। और 5,000 रुपए हमारे कस्टमर नहीं दे पाए, इसकी अभी वजह बताऊंगा, राइट। अब क्या होगा स्टूडेंट, होता क्या था, हम जब लेके बजट बना के बैठेंगे 240 मिलेगा, उसको यूज करेंगे, यहाँ यूटिलाइज करेंगे। लेकिन हमें जब अगले साल अमाउंट कम मिला तो हमारे लिए यकीनन एक शॉकिंग था, हमारे लिए एक सदमा था। हमें यकीनन क्या हुआ सबसे बड़ा कि हमारा जो बजट बनाया हुआ था अगले साल का वो डिस्टर्ब हो गया। अब हम 15,000 जो नहीं मिले हम किस में कम करें, क्या चीज कम करें, लाइब्रेरी कम करें, अपना रेंट कम करें, कहाँ पे हम अपने बजट को डिस्टर्ब करें। तो जब ये मामला शुरू में होने लगे स्टूडेंट कि यार जो अकाउंट्स हमें मिलने होते थे साल के आखिर में, और जब हम उसकी अगले साल कलेक्शन करते थे, रिकवरी करते थे, तो स्टूडेंट होता ये था कि हम पूरा अमाउंट रिकवर नहीं कर पाते थे और जिसकी वजह से हमारा बजट यकीनन डिस्टर्ब होता था। अब जब ये बातें मजीद क्रिएट होने लगी, बढ़ने लगी कि यार पैसा डूब जाता है, पैसा नहीं मिल पाता, तो अकाउंटिंग ने उसका एक सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन ये नहीं निकाला कि उसका पैसा मिल जाएगा। अकाउंटिंग ने कहा कि अचानक जब आपको पूरा पैसा नहीं मिलता तो यकीनन आपके लिए एक सदमा होता है, आपका बजट डिस्टर्ब होता है, तो क्यों ना आप एक माइंड बना के जाएं। देखिए माइंड बनाने में मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, है तो थोड़ी सी और इस एग्जांपल है, सही ना क्या। देखिए अगर आपको मोहल्ले में किसी का पता चले स्टूडेंट, आपको पता चले कि यार उसके दादा जो 80 साल के हो गए थे, बीमार भी चल रहे थे, 80 साल की एज हो गई कि अगर शाम में आप ऑफिस से आते हैं आपको कोई बोले यार उनके दादा की डेथ हो गई, आप उसको बड़ा लाइट लेंगे, बहुत लाइट लेंगे, क्योंकि आपका उनके दादा की डेथ के लिए माइंड बना हुआ था यार कभी भी न्यूज आ सकती है, क्योंकि जिस एज में है और जो उनकी हालत चल रही है, उनकी खबर आई, आपने सुना अच्छा यार इन्ना का अपने काम में लग गए, कोई आपको कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, अपने काम में लग गए। लेकिन अल्लाह ना करे स्टूडेंट, बात बड़ी अजीब कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे आप ऑफिस से और आपको पता चले कि आपका पड़ोसी आपके महल्ले में कोई यंग 22 साल 24 साल का लड़का जो है उसकी अचानक डेथ हो गई किसी वजह से, आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा, यकीनन आप सदमे में आ जाएंगे। और अगर आपसे उस लड़के की एसोसिएशन होगी, फ्रेंडशिप होगी, लेकिन आप हो सकता है 2-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, हफ्ता भर आप बड़ा डिस्टर्ब रहे, आपसे कोई काम ना हो, बात समझ में आ रही नहीं, क्योंकि आपको कभी माइंड में ही नहीं आया था कि मेरे दोस्त की अचानक डेथ हो जाएगी। बस समझ में आ रही स्टूडेंट। यहाँ से मेरी एग्जाम्पल कोट करने का मेरा यहाँ से मकसद ये था कि अगर आप किसी चीज का माइंड बना ले, माइंड तैयार हो, तो फिर उस सदमे को आप इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते या इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करता, क्योंकि आपका माइंड बना हुआ था। लेकिन अगर कोई अचानक बड़ा सदमा आ जाए, यकीनन आपके लिए प्रॉब्लम की बात होती है। बिल्कुल इसी बात को समझाने के लिए मैंने ये कहा कि जब आप 240 का पूरा माइंड बना के बैठे थे ये मिलेगा, आपने उसको देखते हुए बजट बना लिया कि ये यहाँ यूज करूंगा, ये काम कर लूंगा अपने, लेकिन जब अगले साल आपको 225 ही मिल पाए, 15 डूब गए, तो आपके लिए बड़ी सदमे वाली बात हो गई, माइंड बना हुआ नहीं था, आपका बजट डिस्टर्ब हो गया। अकाउंटिंग ने ये आपको सोल्यूशन दिया कि जब ये चीज चलनी है, ता कयामत चलनी है, ये कोई नहीं छोड़ेगा। अगर आपके फैमिली में कोई बिजनेसमैन है
कोई भाई है, कोई और बिजनेस करता है, तो उनसे पूछिएगा स्टूडेंट कि क्या आपका पैसा स्टूडेंट कस्टमर जो है वो डुबा देता है, या कस्टमर बार दफा आपका पैसा लेके भाग जाता है, नहीं देता, कोई ऐसा होता है? यकीनन आपका हर बिजनेसमैन यही कहेगा, बिल्कुल मेरा एक कस्टमर, मेरे 2 कस्टमर जो है वो पैसा लेके भाग जाते हैं। आई समझ में स्टूडेंट? क्लियर? तो जब ये बात होने लगी तो अकाउंटिंग ने इसको एक ऑफिशियल अकाउंटिंग का नाम एक अकाउंटिंग में शामिल कर लिया कि जब ये कुछ होना है, क्या होना है? पैसा डूबना ही है। तो फिर अकाउंटिंग ने हमें कहा, क्या कहा कि जब ये पैसा आपका डूबना ही है तो फिर आप सबसे पहले तो ये काम करें जो भी हमने किया। क्या काम किया? पहले तो ये काम करें कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर है? 40। सही है, मैं निकाल लिया। फिर दूसरा काम क्या करें? फिर ये करें कि उन सबका अमाउंट ऐड करें। आपने सबका ऐड कर लिया, कितना निकाला? 240। सही है। अब अकाउंटिंग ने कहा कि अगर ये चीज हमेशा होती रहती है, राइट, हमेशा होती रहती है, पैसा डूबता रहता है, तो अब आप अपने कस्टमर्स की नेचर को जानते हैं। आप जिस लोकेलिटी में काम कर रहे हैं, जिस जगह बैठे हैं, जहाँ के लोग हैं वो भी आप जानते हैं, जिस मार्केट में आप बैठे हैं उनको भी जानते हैं। अब अकाउंटिंग ने सिर्फ आपको एक तरीका बता दिया, लेकिन अमाउंट आपने खुद डिसाइड करना है कि कितना डूब सकता है। तो अकाउंटिंग ने कहा तो फिर आप पे अब ये क्या करना है, आपके लिए आसानी हो गई है कि जो साल के आखिर में अकाउंट बचा, आप इसके ऊपर एक परसेंटेज डिसाइड करें, राइट। वो परसेंटेज आपने, मैंने ये बताया कैसे डिसाइड करना है, ये आपके ऊपर छोड़ दिया, हर कंपनी के ऊपर छोड़ दिया कि आप अपनी कंपनी के कस्टमर की नेचर को जानते हैं, कस्टमर को जानते हैं, एरिया को जानते हैं, लाइक कैसे लोग हैं आपके यहाँ, उसको देख के आपने डिसाइड करना है कि कितना पैसा आपका अगले साल डूब सकता है, राइट। ये आपको खुद डिसाइड करना है। लेकिन अकाउंटिंग ने तरीका बताया है, तरीका ये बताया कि आपने डिसाइड करना है कि नेट सपोज एक कंपनी का कि मुझे 10% के अमाउंट के डूबने की वो हो रही है, समझ आ रही है कि शायद मेरा अगले साल 240 का 10% अमाउंट डूब जाए। क्योंकि वो किस बात पे कर रहा होता है? फैक्ट एंड फिगर की बात पे कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये 1 से लेकर 40 कस्टमर है, इसमें कस्टमर नंबर सपोज करें स्टूडेंट, कस्टमर नंबर 22, उसके ऊपर आपको शक है, वो थोड़ा सा चीटर आदमी है, आपको उसको शक है कि यार ये पैसे खा जाता है, ये इसकी रेपो अच्छी नहीं है, 12 महीने तो उधार दे दिया था लेकिन इसके बारे में कोई अच्छी न्यूज मार्केट में नहीं चलती है। कस्टमर नंबर आपको 35 के बारे में भी कुछ डाउट है कि यार ये भी पूरे पैसे नहीं देता, ये भी बड़ा रुलाता है लोगों को, राइट। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो ये चीजें आप देख के डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंट आपका कस्टमर पैसा नहीं देगा, तो ये परसेंटेज आपने खुद डिसाइड करना है। सिर्फ अकाउंटिंग ये बना दी गई है कि आपने क्या करना है, जो अकाउंटिंग एंड ऑफ द अकाउंट स्टेटमेंट जो बचते हैं आपके पास, उनके ऊपर वो परसेंटेज लगा के आपने उस अमाउंट को अलग कर देना है। यानी कि 2,40,000 का मैं कहता हूं 10% मुझे अमाउंट डूबने का डाउट है, शक है, तो मैं इसका 10% निकालता हूं 24,000। तो मैं क्या करता हूं कि 24,000 रुपए का माइंड बना के जाता हूं। क्या माइंड बना के जाता हूं कि अगले साल जब मैं रिकवरी करने जाऊंगा, लोगों के पास पैसा रिसीव करने जाऊंगा कस्टमर से, तो मैं 240 का माइंड लेके नहीं जाऊंगा। मैं ये सोच के नहीं जाऊंगा मार्केट में कि मैं पूरे 240 ले आऊंगा, क्योंकि मुझे पता था, ये डिसाइडेड था कि इसमें से मेरा 10% यानी कि 24,000 रुपए मार्केट में डूब जाएगा। आई बात समझ स्टूडेंट? तो 24,000 रुपए को मैंने बिल्कुल साइड किया। अब 24,000 रुपए को बिल्कुल साइड करके अब 24,000 अगर मैं इसमें से लेस करता हूं स्टूडेंट, तो मेरे पास बचते हैं 2,16,000। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर मैं 100% श्योर हूं कि मैं मार्केट से 216 ले आऊंगा। आई समझ में? तो 24,000 रुपए मैंने पहले से माइंड बना के चला गया था कि ये पैसा मुझे नहीं मिलेगा। तो ये है अकाउंटिंग का सॉल्यूशन कि वो अमाउंट जो आपको नहीं मिल सकता, जिस पे आपको डाउट है, वो पहले से ही अपने अकाउंट में से माइनस कर दें, राइट। तो ये जो मैंने 2,16,000 निकाला, बेसिकली यही हमारी वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल है। क्लियर है स्टूडेंट? और वो अमाउंट जो मैंने 24,000 रुपए निकाल के रखा है, ये सोचते हुए कि ये पैसा मुझको नहीं मिलेगा, ये मेरा डूब जाएगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, इस अकाउंट को हम अकाउंटिंग में क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स, राइट स्टूडेंट। इसी को हम कहते हैं अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल, और स्टूडेंट इसी को हम कहते हैं
अलाउंस फॉर डाउटफुल। सही है स्टूडेंट? वो अमाउंट जो आपको पता है, आप इस बात पे श्योर है कि जो अमाउंट आपको अगले साल नहीं मिल पाएगा, उस अमाउंट को हम जिस अकाउंट में मेंटेन करते हैं उसका नाम होता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी कहते हैं, अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल या अलाउंस फॉर डाउटफुल। वो पैसा जो डाउट में है, जो डाउटफुल है, जो अनकलेक्टेबल है, जो नहीं मिल पाएगा, या जिसको हम कहते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बैड का मतलब होता है बुरे हो गए, बुरी चीज, और डेट का मतलब होता है कर्जे, राइट? जो कर्जा आपने मार्केट में दिया हुआ है कस्टमर्स को, वो कर्जा आपके लिए बुरा हो गया, मतलब आपके लिए नामुमकिन है मिलना, तो उसको हम अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का नाम भी कहते हैं, अनकलेक्टेबल या डाउटफुल। डाउटफुल क्या कहते हैं कि कभी कभी ये पैसा भी मिल जाता है। आगे आगे बताऊंगा मैं आपको ये पैसा मिलने की कंडीशन क्या होती है और इसके बाद उसकी क्या एंट्री बनती है। बहरहाल तो स्टूडेंट बात समझ में आ गई है। वैल्यूएशन का जो मेरा कॉन्सेप्ट था क्लियर हो गया। क्या था कि हम अकाउंट शीट के ऊपर वो पैसा अलग कर देंगे एंड ऑफ द ईयर जो हमें मिलने पर डाउट है, जो हमारा पैसा नहीं मिल सकता। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट शीट। क्लियर स्टूडेंट? बात समझ में आ गई स्टूडेंट? आपको अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्लियर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था कि आप वैल्यूएशन करते हैं, राइट? अब बोलोगे सही तो 10% लगाया, नहीं निकल आया। बिल्कुल स्टूडेंट, ये 10% हमें सवाल में तो बड़ा आसानी से दिया होता है, लेकिन ये 10% के लिए भी बाकायदा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगी। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं। बाकायदा आप अपने एक एक कस्टमर की नेचर को समझते हैं, फिर जाके परसेंटेज डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट डूब सकता है। पर अकाउंटिंग में आपको कहा कि भैया हर साल के एंड पर अब आपकी जिम्मेदारी है कि एक अमाउंट जो आपको डूबने का शक है, डूब सकता है, आप उस अमाउंट को क्या करें, आप उसको बिल्कुल सेपरेट कर दें अपने अकाउंट शीट में से, और बाकी अमाउंट की आप उम्मीद करके अगले साल जाएं। तो जो पैसा आपको अगले साल मिल सकता है वो 2/16 मिलेगा, राइट? आपने 24,000 को अपने माइंड में बना लिया, तैयार कर लिया। अब आप तैयार हैं कि डूबेगा 24,000, तो डूबेगा, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपका माइंड तैयार था, राइट स्टूडेंट? ओके, लेकिन एक बात जरूरी नहीं है कि मैंने 24,000 का सोचा डूबेगा। यहाँ पे दोनों बातें हो सकती हैं या तीनों बातें हो सकती हैं। तीनों ये कि एग्जैक्ट हो सकता है 24 सोचा, 24 ही डूब गया। ये भी हो सकता है 24 का सोचा था, हो सकता है 40 डूब गए, बिल्कुल मुमकिन है। ये भी हमारे लिए शॉकिंग होगी, हमने 24 का सोचा था 40, बिल्कुल मुमकिन है। हम आपको इसकी ट्रीटमेंट बताएंगे अकाउंटिंग में कैसे करेंगे। और ये भी मुमकिन है इसका रिवर्स, हम तो 24 सोचे कि 24 डूबेंगे, लेकिन स्टूडेंट सिंह हमारे 10 डूबे, हमारे 14,000 भी वापस आ गए। तो हर चीज मुमकिन है। हम अकाउंटिंग के पॉइंट से आपको समझाएंगे कि इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। जो हमने अमाउंट निकाला है, जो डूबने का अमाउंट निकाला है, जिसका नाम क्या रखा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल और अलाउंस फॉर डाउटफुल। क्लियर स्टूडेंट? याद रखिएगा, इसकी अगर नेचर आपसे पूछी जाए तो स्टूडेंट इसकी नेचर होती है, इन तीनों का एक ही नाम है, कोई भी एक नाम सीखा। इसकी नेचर होती है कॉन्ट्रा करंट एसेट्स अकाउंट। क्योंकि याद रखिएगा स्टूडेंट, ये किसके ऊपर लग रहा है, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स किसके ऊपर लग रहा है, अकाउंट शीट के ऊपर। और अकाउंट शीट की नेचर क्या होती है, ये होती है करंट एसेट्स की। और आपको ये बात पता है अकाउंटिंग के अंदर किसी अकाउंट की वैल्यू को कम करने वाला, खा जाने वाला जो अकाउंट होता है, जो जिसकी वैल्यू को कम करता है अकाउंटिंग में, उसे हम उसका कॉन्ट्रा कहते हैं। वो उसका क्या कहलाता है स्टूडेंट, कॉन्ट्रा कहलाता है। तो यकीनन अगर मेरा अलाउंस ऑफ बैड डेट जितना ज्यादा बढ़ेगा, मेरे अकाउंट शीट उतने कम होते रहेंगे। ये तो समझ में आ रही है बात? यानी कि मैं अलाउंस सोचा मेरा बढ़ गया, मेरा डाउटफुल बढ़ गया, मेरे पैसे डूब रहे हैं, तो मेरा ये अकाउंट शीट कम होता रहेगा। इस वजह से अलाउंस ऑफ बैड डेट मेरा कौन सा अकाउंट हो गया, कॉन्ट्रा अकाउंट हो गया। और कॉन्ट्रा किसका हो गया, करंट एसेट्स का। तो कभी आपसे पूछा जाए कि इसकी नेचर क्या है, कॉन्ट्रा करंट एसेट्स, एग्री? और याद रखिएगा, कॉन्ट्रा अकाउंट हमेशा अपने मेन अकाउंट के अपोजिट चलते हैं स्टूडेंट, अपोजिट। क्योंकि आपको पता है अकाउंट सिविल जो है वो हमेशा डेबिट में चल रहा होता है। तो अलाउंस ऑफ बैड डेट याद रखिएगा कहां पे चलेगा, इसके अपोजिट क्रेडिट में। बात समझ रहे स्टूडेंट? क्लियर है यहां तक? स्टूडेंट इंशाल्लाह अब बात में यही रोकते हैं, ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से 2-3 दफा 3-4 दफा इसको वॉच कीजिएगा, इस वीडियो को, राइट? अच्छी तरह सोचिएगा। अगर कोई सवाल आता है तो यकीनन रेस करें, मुझसे पूछें। मैं अगली क्लास में अब बाकायदा ये बताऊंगा कि इसकी एंट्रीज कैसे बनती है, ये अलाउंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से मेथड होते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में अब इस पर डिस्कस किया जाएगा। जब तक मुझे इजाजत दीजिएगा स्टूडेंट।
टेक केयर, खुदा हाफिज।